मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी 8 क्लास का 9th नंबर का चैप्टर देखने वाले हैं और इसके बाद आपका एक और चैप्टर है और फिर एक क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1870 से लेकर 1947 के दरमियान कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं इनके बारे में। तो क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। चलिए देखते हैं आज आप लोगों को क्या क्या बातें हैं जो जाननी है। आपने पिछले अध्याय में क्या क्या सारी चीजें पढ़ी है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कितनी सारी चीजों पे ध्यान दिया। जैसे पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा है, भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थानों की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में आपने अंग्रेजों के आने के बाद क्रम से जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे जैसे सभी वर्गों के ऊपर इम्पैक्ट आया है वो सारा आप लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है। और यही एनसीईआरटी की खासियत है कि सारी चीज़ों को एकदम लाइन बाय लाइन या कहिए कोरिलेट करके एक दूसरे को मतलब जो है जोड़ करके पढ़ाते हैं या बनाते हैं, जिससे हमें समझना काफ़ी आसान हो जाता है इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास देखिए काफ़ी आसान है एनसीईआरटी की भाषा में। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो आपने ये सारे चैप्टर्स को पढ़ा और आपने देखा कि सभी वर्ग असंतुष्ट हैं अंग्रेजों के आने से। और अगर असंतुष्ट है तो क्यों? तो ये सारी चीजें आज हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढने वाले हैं कि सारे लोगों ने अंग्रेजों की गतिविधियों से असंतुष्टि दिखाई है, ऐसा क्यों है? राष्ट्रवाद का उदय, कह रहा उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी कि इसके पहले राष्ट्रवाद जैसी बातें नहीं थी, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फिर ये हुआ कि देश क्या है, देश किसके लिए है, और यहाँ से देशभक्ति की भावना जो है धीरे धीरे करके लोगों के अंदर आई। और फिर लोगों को समझ में आने लगा कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और जेंडर के नाम पे जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें समाप्त होनी चाहिए। तभी एकता आएगी, तभी अखंडता आएगा और तभी जो है कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बढ़ेगी। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि ये भारत हमारा देश है, भारत के सारे संसाधन हमारे हैं, ये अंग्रेजों का देश नहीं है और ना ही यहाँ के संसाधनों पर अंग्रेजों का अधिकार होना चाहिए। अब समझ में आने लगा कि अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना चाहिए ताकि यहाँ के संसाधनों का, यहाँ की चीज़ों का हम उपयोग कर सके। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारे अंदर भावना है कि अंग्रेजों को हमें भारत से भगाना है, क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ के संसाधन हमारे हैं, ये देश, ये संसाधन अंग्रेजों का नहीं है। तो अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो निश्चित ही हमें उनका गुलाम बने रहना होगा और हम अपनी चीज़ों का विकास नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्रता से जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ से एहसास होने लगा कि अंग्रेजों का जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी कि 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन हैं। यानी कि 1850 के बाद जो है संगठन बनने लगे थे और इन संगठनों के द्वारा इन सारी चीज़ों को लोगों के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा था। आगे ये संगठन की संख्या बढ़ती चली गई और इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे संगठनों का निर्माण एक के बाद एक होते चला गया। ये सभी संगठनों के संस्थापकों का नाम जरूर याद रखिएगा। मैंने प्रैक्टिस सेशन में इन सभी संगठनों के नाम, उनकी स्थापना ईयर और वो किससे मतलब किन्होंने उनकी स्थापना की, कहाँ पे स्थापना की, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे संगठनों का निर्माण हो रहा है और ये सारे संगठन लोगों को यही बताने का, यही जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देश हमारा है,
यहाँ के संसाधन हमारे हैं, अंग्रेजों का यहाँ की चीजों पर कोई अधिकार नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये सारे संगठन इन्हीं सारी चीजों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सर्व यानी कि सभी, जनिक मतलब लोग यानी कि सभी लोगों का है ये। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य मानते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। यानी कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो क्षेत्रीय स्तर के हैं, लेकिन सभी संगठनों का एक ही मोटिव है कि अंग्रेज भारत से जाए और अंग्रेज के जाने के बाद भारतीयों का भारत पर अधिकार हो, भारत के संसाधनों पर अधिकार हो, उनका विकास हो। भले ही ये संगठन क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हो, लेकिन इनका मोटिव यही था कि वो सारे देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है वो सभी के लिए है, सभी जनता के लिए है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लोगों के अंदर ये भावनाएं अब बढ़ रही हैं। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए। यानी कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि जो मतलब ये इनका जो लक्ष्य है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है अपने निर्णय, अपने जो आप डिसीजंस हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक ले सके, किसी का दबाव ना हो आपके ऊपर, आपको मतलब किसी के अंडर में ना रहना पड़े, बल्कि आप स्वतंत्र हो अपने देश से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए। इसी को कहते हैं संप्रभुता। और ये चाहते हैं कि हमारा देश संप्रभु हो, हमारे यहाँ के लोग संप्रभु हो। और इस संप्रभुता कब आएगी, जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे। तो ये देखिए संगठनों का क्या विचारधारा है, ये क्यों काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। यानी कि अंग्रेजों की जो गतिविधियां हैं, इससे लोग अब धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा असंतुष्ट होते जा रहे हैं, और भी ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे अंग्रेजों की ऐसी गलतियां भी हैं जिन्होंने इस असंतुष्टि को, नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे 1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना, जिसमें अकाल पड़ा हुआ था, पूरे देश में लोग भूखों मर रहे थे, और दिल्ली में दरबार आयोजित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी जा रही है। एक तरफ लोग भूखे मर रहे, दूसरी तरफ पार्टी हो रही है। दूसरी घटना 1878 में आप देख रहे हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है। 1878 में आप देख रहे हैं आर्म्स एक्ट भी आया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि जो क्षेत्रीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र हैं उन सभी के ऊपर पाबंदी लगा दिया जाए, उन सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाए। अगर वो कोई भी ऐसी बात छापते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ है तो उसको रद्द कर दिया जाए, उनको जब्त कर लिया जाए, और छापने वाले को कठोर से कठोर सजा हो। इसी को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाली समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध। और दूसरा आर्म्स एक्ट, यानी कि आप शस्त्र नहीं रख सकते, शस्त्र अधिनियम। अगर आप लाइसेंस नहीं रखते हैं तो आप शस्त्र नहीं रख सकते। बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना मतलब जो है वैध हो गया, मतलब अवैध कर दिया गया भारतीयों के लिए। भारतीय नहीं रख सकते बिना लाइसेंस के शस्त्र। तो ऐसे जो अधिनियम लाए जा रहे हैं, ये हालांकि ये सारी घटनाएं लॉर्ड लीटन के टाइम में घट रही हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, दिल्ली दरबार हो, या आपका आर्म्स एक्ट हो, ये सारी घटनाएं लीटन के टाइम में घटित हुई हैं। लॉर्ड लीटन ने इन सारी चीजों को लागू कर दिया था, जिससे भारतीयों के मन में और भी ज्यादा असंतोष की भावना को जागृत किया। आगे कहना है कि आलोचना करने को चुप कराने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छापी जाती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित हो। ये सारी घटनाएं तो आपने देखी ही, दिल्ली दरबार का आयोजन, आर्म्स एक्ट, और आपने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सारे लीटन के टाइम में घटित घटनाएं हैं जिनसे भारतीय काफी असंतुष्ट हुए। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में 1883 में आया था एल्बर्ट बिल विवाद। ये विवाद क्यों है? क्योंकि भारतीय न्यायाधीश और अंग्रेजी न्यायाधीश दोनों को अधिकार दे दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का मुकदमा भी सुन सकते हैं, अंग्रेज न्यायाधीश भारतीयों का मुकदमा भी सुन सकते हैं। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि काले लोग हमारा मुकदमा सुनेंगे, और उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा हंगामा
हंगामा खड़ा कर दिया, इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र तक देना पड़ गया था। तो निश्चित ही भारतीयों को इससे समझ में आया कि अंग्रेज उनके हित के बारे में नहीं सोचते हैं, अंग्रेज उन्हें कोई अधिकार नहीं देने वाले हैं और अंग्रेजों की जो मंशा है वो भारतीयों के प्रति अच्छी नहीं है। यहाँ से लोगों का जो दिमाग है वो और भी ज्यादा ओपन हुआ और ये अंग्रेजों के खिलाफ और भी ज्यादा होते चले गए। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात पर काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों का असली रवैया पता चल गया। इससे पता चल गया कि अंग्रेजों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, वो भारतीयों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं या वो भारतीयों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विमोचन चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। यानी कि ये जो भावनाएं हैं गहराती जा रही थी और फिर एक नेशनल लेवल के संगठन का निर्माण हुआ 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। इस समय जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन आता है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ तो गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का निर्माण हो, लेकिन फिर भी उन्हें दबाव में या कहिए कि एक स्वार्थी होकर के इसको परमिशन देना पड़ा। 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया। मुंबई में, मतलब जो मुंबई है यहाँ पे बनाया गया और पहला अधिवेशन यहीं पे हुआ जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये जो कांग्रेस है ये, इसके बारे में कुछ गवर्नर जनरलों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे जो डफरिन है, इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये कुछ मध्यम वर्गीय या अमीर लोगों का संगठन है, इसमें आम लोगों का कोई जुड़ाव नहीं है। और इसके अलावा कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस मरते हुए अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रही है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसका मरने में मदद करूं। तो ये स्टेटमेंट आया है कि किसने कहा है कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शियों और अल्पसंख्यकों की संगठन है, तो ये कहा है लॉर्ड डफरिन ने। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि कांग्रेस मरते हुए या लड़खड़ाते हुए अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं मरने में उसकी मदद करूं, तो ये कांग्रेस के बारे में कहा है कर्जन ने। ये दोनों स्टेटमेंट आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है प्रायः यहाँ बंबई और कलकत्ता के ही लोग हैं। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्र के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि ये सेवानिवृत्त हैं, रिटायर ऑफिसर हैं ए.ओ. ह्यूम, और इन्हीं के मार्गदर्शन में या इन्हीं के प्रयास से कांग्रेस का गठन हुआ था लॉर्ड डफरिन के उस समय कार्यकाल में। आप देख रहे हैं कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्षता की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था। देखिए, जो आपका पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसके जो अध्यक्ष थे विमोचन चंद्र बनर्जी थे। ये आपका 85 की घटना है। 86 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया है जो दूसरे अध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं 87 में बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता किया है जो पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 88 में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया था जो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये चारों अध्यक्षों का नाम याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ये कौन कह रहे हैं? तैयब जी ने कहा है जब इन्होंने 87 में अध्यक्षता किया। उभरता हुआ राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र क्या है? अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। यानी कि यहाँ पे जो कांग्रेस है शुरुआती दौर में 85 में जब गठन हुआ वहां से लेकर के 1905 तक 20 सालों तक जो कांग्रेस है ये मध्यम मार्गी है, यानी कि बीच का रास्ता अपनाती है, ना तो सरकार का बहुत विरोध करती ना तो बहुत सपोर्ट करती है। उनके सामने याचना, प्रार्थना और विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को रखती है और अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करती है।
लेकिन तरीका इनका काफ़ी विनम्र है, काफ़ी जो है पोलाइट है और ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। कह रहा कि कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसमें मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए। शुरुआती दर में इनकी मांगे क्या है कि परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, उनके अधिकार बढ़ाए जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि जो सरकारी पद है उसमें उच्च पदों पे भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं लंदन में होती हैं वो भारत में भी आयोजित किए जाएं। ये शुरुआती कांग्रेस की मांग है जिन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखा था। इसमें से कुछ मांगों को अंग्रेजों ने माना भी था, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ये लोग लेकर नहीं आ पाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। यानी कि जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं वो चाहते हैं कि भारतीयों को भी बड़े पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि बड़े पद पे जो लोग होते हैं उनका वेतन, उनका ओहदा बड़ा होता है और इन पदों पे ज्यादातर अंग्रेज थे और अंग्रेजों को हैवी वेतन मिलता था और वो इस वेतन का एक बड़ा हिस्सा अपने देश को भेज दिया करते थे, यानी कि भारत से धन का निष्कासन हो जाता था। यहाँ पे लोगों की सोच थी कि जब ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग मतलब उच्च उच्च पदों पे नियुक्त होंगे तो जो वेतन के रूप में बाहर जाता पैसा वो भारत में ही रहेगा और वेतन का या कहीं एक तरीके से जो काम है उसका भारतीयकरण होगा, यानी कि पैसा बाहर नहीं जाके भारत में रहेगा, जिससे भारत की जो समस्या है, जो गरीबी है वो दूर होगी। क्योंकि अंग्रेज मैक्सिमम जो हमारे यहाँ की धन संपत्ति है उसको ब्रिटेन भेज देते हैं किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से ये सोच रहे हैं कि भारतीय नियुक्त होंगे तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। आगे कह रहा है कि इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। इस तरह की मांग है इनकी शुरुआती दौर में। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। यानी कि जो कांग्रेस है ये इल्जाम लगा रही है अंग्रेजों के ऊपर कि आपकी वजह से ही भारत में इतने अकाल पड़ रहे हैं, इतना सूखा हो रहा है, इतनी समस्या हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम जो धन संपत्ति है वो ब्रिटेन को भेज रहे हैं। जो खाद्यान्न होता है उसको भी ब्रिटेन को निर्यात कर देते हैं, तो भारत में खाद्यान्नों का स्टॉक रह नहीं जाता, पैसे हमारे पास रह नहीं जाते हैं। तो जब भी अकाल और सूखा पड़ता है तो लोगों को भोजन की कमी होती है और बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो भारत में सूखे, अकाल और लोगों की मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार है वो अंग्रेज हैं, ऐसा कांग्रेसियों या भारतीयों का कहना है। ये चीज याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि लगान कम किया जाए। इन्होंने कहा कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंग्रेज जो है सैनिकों पे खर्चा कर रहे हैं, और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों में बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो नमक कर है उसे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि नमक काफ़ी महंगा हो जाता है और महंगा होने से सबके खरीद के मतलब एक तरीके से कि बजट में नहीं आता, और जबकि नमक सबकी ज़रूरत है, आधारभूत आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि जो खर्चे होते हैं सेना पे उसको कम किया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो प्रशासन में आप लोगों का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है ये कम होना चाहिए। वन क्षेत्रों में जो आपका इतना ज़्यादा दखल अंदाजी जिससे जो वनवासी हैं इनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, ये कम किया जाना चाहिए। इस तरह का जो डिमांड है ये कांग्रेस के द्वारा शुरू में किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की संस्था है तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही बात करेगी। ये लोग साधारण लोगों के समस्याओं के बारे में भी बात कर रहे हैं।
मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। यानी कि जो मध्यम मार्गी लोग हैं ये जनता को जागरूक करने का प्रयास करें, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे, पत्र भी लिखे, किताबें भी लिखी, पत्रिकाएं भी प्रकाशित की, ताकि जनता को जागरूक किया जा सके कि जो अंग्रेज हैं इनकी गतिविधियों से भारत में गरीबी आ रही, समस्या आ रही है। इन्हीं मध्यम मार्गियों में से एक थे दादा भाई नौरोजी, जो भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 1867 में ये मतलब निकाला कि प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो 20 रुपए है। 1867 में दादा भाई नौरोजी पहली बार ये चेक करने वाले या जांच करने वाले, अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं, जो कि एक मध्यम मार्गी है। इन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं अंग्रेजों के ऊपर, जैसे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और थ्योरी, ड्रेन विथ थ्योरी, ये सारे किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीयों को जो गरीबी, जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये अंग्रेजों की वजह से ही हो रही है। आगे कह रहा है कि शासन देश की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मार्गों को स्वीकार कर देंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। लेकिन ये जो मध्यम मार्गी है, एक तरफ कह रहे हैं कि अंग्रेजों की गतिविधियों से देश गरीब हो रहा, अकाल पड़ रहे, समस्याएं हो रही हैं, धन का बहिर्गमन हो रहा है और इस तरह की बातें करें। दूसरी तरफ इन्हें ये भी लगता है कि जो अंग्रेज हैं ये अच्छे हैं, ये न्याय संगत बातों को विश्वास करते हैं और इनका सोच इतना खराब नहीं है। अगर इनको समस्याओं से अवगत कराया जाएगा तो निश्चित ही भारतीयों के लिए अच्छा काम करेंगे। ऐसी सोच भी है इनकी कि अंग्रेज यहाँ रहे और भारतीयों के लिए अच्छा काम करे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी तक आपने देखा कांग्रेस का गठन हुआ, उसमें मध्यम मार्गियों का दबदबा है। 20 वर्षों तक वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, प्रार्थना, याचना, रिक्वेस्ट के द्वारा। इसके बाद कांग्रेस में आ जाएंगे गरम दल वाले, जिनको उग्रपंथी कहा जाता है। इनका अब टाइम पीरियड शुरू हो गया है। तो ये स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तिलक जी का स्टेटमेंट है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि जो मध्यम मार्गियों के बाद आते हैं, जिनको उग्रपंथी कहा जाता है या गरम दल कहा जाता है, इनको नरम पंथियों का जो मार्ग है, जो तरीका है, वो पसंद नहीं आता। इनको लगता है इतना ज्यादा अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने से या याचना करने से अंग्रेज नहीं मानने वाले हैं और अंग्रेजों की नेकी पे भरोसा हम नहीं कर सकते। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमें खुद अपने लिए अच्छे दिन लाने होंगे, हमें खुद परिवर्तन करना होगा और हमें अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि हम स्वतंत्र रूप से रहें। ये हमारा देश है और यहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार है और स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। इन सारी चीजों का बहुत ही प्रखरता से उन्होंने डिमांड किया, बहुत ही प्रखरता से अपनी बातों को रखा और इसीलिए आप देखेंगे ये नहीं कहा जाता उग्रपंथी या गरमपंथी। इन्हें लग रहा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, अंग्रेजों को इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं वो है 3 लोग, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और आपके जो है तिलक। इन सभी लोगों ने इस तरह की चीजों का डिमांड किया और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और तिलक के बारे में याद रखिएगा। आगे कह रहा है 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। यानी कि इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए, जिनके टाइम पीरियड में एक और भी खतरनाक घटना घटित हुई जिसे कहा गया बंगाल विभाजन, 1905 की घटना है ये। इस समय जो बंगाल है ये भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, समृद्ध प्रांत भी है। इसको बांटने का इन्होंने प्रयास किया, इसको पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटने की बात करी। क्योंकि बंगाल काफी बड़ा है, उसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश, बिहार, आपका उड़ीसा, झारखंड, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो इसको बांट करके वो वहाँ जो युवा वर्ग है, सबसे पहले जो युवा वर्ग है इन्हीं क्षेत्रों में आवाज उठाते हैं। क्रांतिकारी जो है यही सबसे ज्यादा डेवलप हुए हैं।
तो इस क्षेत्र में जो देशभक्ति की भावना है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको शांत करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। इस बात का बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। वही आप देख रहे हैं कि इसे कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से बांट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी, यानी कि अगर इसको बांट देते तो किसको सुविधा मिलती। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बिल्कुल यही रीजन है, अंकुश लगाना है और उनको बांट देने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि उग्रवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा, यानी कि ये जो तरीके संघर्ष उपज रहे हैं, इनकी वजह से क्या होगा, इससे जो संघर्ष उपजा उसे देसी आंदोलन के नाम से जाना गया। इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। याद रखें एग्जाम में आता है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल, गरम दल, दोनों मिल करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो ये उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी जो है भारी अनुगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए, यानी कि बंगाल में तो ये आंदोलन काफी सक्रिय है, काफी तेजी से है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, नरम दल के हो या गरम दल के। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, ये देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था और अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने यही बात की कि बंगाल का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसने वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, यानी कि जो आपका स्वदेशी आंदोलन है, इसको जो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कहा गया आपका वंदे मातरम आंदोलन। इस आंदोलन को पंजाब में लाला लाजपत राय ने बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन को जो आपका मुंबई है, यहाँ पे तिलक ने बढ़ावा दिया। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा। याद रखिएगा, पंजाब में लाला लाजपत राय हैं और आपके मुंबई में जो है तिलक हैं। ये चीजें महत्वपूर्ण है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। देखिए क्या क्या चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वयं की सहायता खुद करना, स्वदेशी उद्यम यानी कि उद्योग धंधों का विकास करना, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादियों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया। जो आपके उग्रपंथी, इन्होंने कहा कि जितनी भी ब्रिटिश चीजें हैं इनका क्या कीजिए, आप लोग बहिष्कार कीजिए और एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के बंगाल का विरोध कीजिए कि विभाजन नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अंग्रेज ऐसे सीधे नहीं मानने वाले हैं, इनको इन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, तो इन्होंने गोला बारूद और बम हथियार का उपयोग किया। ऐसे लोगों को कहा गया क्रांतिकारी हिंसा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक इनके समूहों ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ये देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, कहाँ किया गया, तो 1906 में किया गया है, ढाका में किया गया है। और किसने किया है, नवाब सलीमुल्लाह खां इसके मेन है जिन्होंने इसको स्थापित करने का काम किया। हालांकि उनका जो साथ है और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में बहुत विस्तार से किया है। तो ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के तहत ये मान लिया गया कि जो आपकी मुस्लिम जनता है उनका पृथक निर्वाचन होगा और यहाँ से बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति है ये कहीं ना कहीं सार्थक हो गई। तो ये मार्लियामेंटो जो सुधार है ये अपने आप में काफी खतरनाक जो है रिजल्ट लेकर के आया और यहाँ से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिम जो जनता है उनके लिए कर दिया गया 1909 में। आगे अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया
1907 में कांग्रेस टूट गई। 1907 में सूरत में मतलब जो है कांग्रेस की बैठक हुई और इस कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल के बीच जो विभाजन हो गया और कांग्रेस बट गई। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ, सूरत में हुआ है। कब हुआ है? 1907 में। और यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, ये चीज याद रखिएगा। कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्ग की धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। ये विभाजन हुआ क्यों है? तो पहली बात है कि स्वदेशी के मुद्दे पे हुआ है। जो गरम दल वाले हैं ये चाहते हैं कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हो। जो नरम दल वाले हैं वो चाहते हैं कि बंगाल में ही हो। गरम दल वाले चाहते हैं कि इसके लिए जितना भी हो सके हमें पुरजोर ताकत लगा देना चाहिए और सभी को इस आंदोलन से जोड़ना चाहिए। और इस मुद्दे पे लेके मतभेद हुआ। दूसरा मतभेद था कि जो गरम दल वाले हैं, जैसे ये लोग चाहते थे कि जो आपके तिलक हैं ये अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन नरम दल वालों ने इनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया, बल्कि नरम दल के नेता को अध्यक्ष बना दिया। रास बिहारी बोस को यहाँ पे अध्यक्ष जो है बनाया गया, जो कि अपने आप में एक समस्या क्रिएट करने के लिए किया गया था, क्योंकि नरम दल वाले कभी नहीं चाहते थे कि जो गरम दल वाले हैं वो अध्यक्ष बने। आगे कह रहा है 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्ग की धड़ा बहिष्कार और राजनीति के विरोध में था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गियों का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमे में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। यानी कि 1907 में जब सूरत का विभाजन हुआ तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो नरम दल वाले इनका कांग्रेस पे दबदबा हो गया और जो गरम दल वाले हैं कांग्रेस से बाहर होकर के काम करने लगे। इस दरमियान जो तिलक है इनको अंग्रेजों ने मांडले जेल में बंद कर दिया और 6 वर्षों तक ये मांडले में रहे। 6 वर्ष बाद जब ये छूटे तो 1915 में फिर से नरम दल और गरम दल वालों का जो है समझौता हुआ। ये समझौता लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ जो समझौता है ये संपन्न हुआ। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल दोनों मिले और साथ ही मुस्लिम लीग भी यहाँ पे शामिल हो गया। यानी कि नरम दल गरम दल और साथ ही मुस्लिम लीग, इन तीनों लोगों का जो मिलन है ये लखनऊ सम्मेलन में हुआ था, जो कि आपका 1916 में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो अंबिका चरण मजूमदार 1915 में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। याद रखिएगा 1915 अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये सारे लोग मिल गए थे और मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करने का निर्णय लिया। राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने के लिए तैयार हो गए थे या तैयार करने लगे थे। ऐसा क्यों? राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और इस संघर्ष में धीरे धीरे करके महिला, किसान, मजदूर, बच्चे सभी लोग शामिल होने लगे। विद्यार्थी और यहाँ तक अंग्रेजों की सेवा में जो उपस्थित थे पेशेवर ऐसे लोग, जिसमें वकील भी थे, जिसमें टीचर्स भी थे, जिसमें अन्य लोग भी थे, ये सभी लोग आंदोलन से जुड़ने लगे। कभी कभी जो मिल मजदूर है इन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और आगे चल करके जो उद्योगपति हैं इन्होंने भी आंदोलन का समर्थन कर दिया। तो एक तरीके से देखेंगे कि किसान से लेकर या मजदूर से लेकर के उद्योगपतियों तक का समर्थन का जो है आंदोलन को मिलने लगा। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि सारे लोग आंदोलन के लिए तैयार हुए और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए थे? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफा और युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरत की चीजें हैं या जरूरी चीजों की कीमतों में या चीजों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं, इस युद्ध के दौरान औद्योगिक वस्तुएं जिसमें जूट के बोरे, कपड़ा, पटरियां आदि की मांग बढ़ गई थी। यानी कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है इस दरमियान स्थिति और खराब हुई। जो उद्योगपति हैं इनको तो मुनाफा हुआ, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित सामान का डिमांड बढ़ा। उपनिवेश सरकार ने इसको बहुत ज्यादा खरीदा, आपने देखा था लोहे का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा, कपड़े का, जूते का,
हर चीज़ों का डिमांड बढ़ा था, जिससे इनको तो फायदा हुआ, लेकिन बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका भारत में आयात होता था वो रुक गया। भारत की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन भेज देने पर यहाँ की चीज़ें महंगी हो गई, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा समस्या हुई कि उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई कि उनकी पहुँच के बाहर हो गई। एक तरफ उद्योगपतियों को फायदे हो रहे, दूसरी तरफ आम जनता जो है वो त्रस्त है। इससे लोगों के मन में और भी ज़्यादा असंतोष आया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में विचार किया। ये देख रहे हैं इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे करके पूरी जनता होती जा रही है और अब जो है आंदोलन उग्र रूप या बड़ा रूप ले रहा है और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगे। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इसमें बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद या समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जो ब्रिटेन है इसको कई देशों से कई मोर्चे पे युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध 1914 से लेकर के 19 तक चला, यानी कि लगभग 5 वर्षों तक का जो युद्ध है। इस दरमियान भारत के बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती किया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, सेना का डिमांड बढ़ रहा था। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण आप देखेंगे काम करने लायक लोग होते थे, युवा होते थे, उन सभी को जबरन या कैसे भी करके सेना में भर्ती करके युद्ध के लिए भेज दिया गया। और जब वो भारत से बाहर निकले, वो गए बाहर, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटेन वाले हैं ये किस तरह से एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों का शोषण कर रहे हैं। उनका मतलब जो है बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा है और ये देखने के बाद इन्हें समझ में आया कि अंग्रेज अच्छे नहीं है और इनका विरोध किया जाना चाहिए, अन्यथा भारतीयों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और वापस आने के बाद इन सैनिकों ने भी अंग्रेज का विरोध करने का फैसला लिया था। आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। जब भी कोई बाहर जाता है तो निश्चित ही बहुत सारी चीजें जो है वो सीख करके आता है, देख करके आता है, जागरूकता आती है। तो ये लोग आने के बाद अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा एक और घटना हुई, 1917 में रूस की क्रांति हुई, जिसमें मजदूरों और किसानों ने क्रांति को अंजाम दिया और वहां अंजाम देने के बाद समाजवादी व्यवस्था लागू हो गई, यानी कि सभी का संपत्ति पे समान अधिकार हो गया और काफी आजादी मिली। इससे यहाँ के लोग, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान भी प्रेरित हुए कि अगर हम भी अपने यहाँ इस तरह का आंदोलन करते हैं और समाजवादी व्यवस्था कायम करते हैं तो निश्चित ही हमें इसका फायदा होगा और आगे हमारा जो जीवन है वो काफी आसान हो जाएगा। और इससे भी प्रेरित होकर के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया था। आगे देखिए महात्मा गांधी का आगमन। अभी तक आपने देखा कि क्या चल रही थी, नरम दल गरम दल, फिर जो है प्रथम विश्व युद्ध। अब महात्मा गांधी के आगमन का समय हो गया है और आंदोलन एक नया मोड़ लेने वाला है। तो कह रहा महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आप सभी को पता होगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे और ये जब लौटे तो एक जन नेता के रूप में उभरे। पूरे जो देश के लोग हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनके पीछे चले और उन्हें विश्वास था कि जिस तरह अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और वहाँ पे सफल हुए, लोगों को बहुत सारे अधिकार आज़ादी दिलाई, वैसे ही हमारे देश को भी अधिकार मिलेंगे, आज़ादी मिलेगी और स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इसलिए महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे 1915 में आने के बाद। हालांकि जब 1915 में आए तो इनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको सलाह दिया कि आप पहले 1 वर्ष भारत का भ्रमण कीजिए और देखिए भारत की स्थिति क्या है। और महात्मा गांधी ने गोखले की बात सुनकर के लगभग 1 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत की दशा के बारे में जांच पड़ताल किया या जाना और उसके बाद ये आंदोलन से जुड़ना शुरू किया। 1917 में इन्होंने चंपारण का पहला आंदोलन किया। 1918 में आपने देखा था कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ और खेड़ा का आंदोलन भी इन्होंने किया। तीनों आंदोलन इन्होंने लगातार किए और तीनों में इन्हें सफलता मिली थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे वहां पर नस्ल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलते जुलने का मौका, यानी कि ये सभी से मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, इन्होंने सबसे मिला और सभी लोग इनके बारे में जानते थे। इनकी पॉपुलरिटी, इनकी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ चुकी थी।
महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, उनकी हालात को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में शुरू हुआ था। आप देख लीजिए, एक बार से भ्रमण करके लोगों का जायजा ले रहे थे कि क्या स्थिति है। लगातार 3 आंदोलन में भाग लिया, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद और खेड़ा। तीनों में सफलता मिली। लोगों को इन पर विश्वास था कि ये जिस तरह से अफ्रीका में भी लोगों को इतने सारे अधिकार दिला के आए हैं, हमें भी अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। लोगों का विश्वास गांधी पे काफी बढ़ गया था। सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों की कुछ गहराइयों को देखें। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को अपने ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हैं 1919 में आया आपका रॉलेट एक्ट, और इसी रॉलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग कांड जो है ये सामने आया था। इसके तहत जो मानव की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको छीन लिया गया। पुलिस को अधिकार दे दिया गया कि वो शक मात्र से ही किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसके लिए कोई केस नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगा, सीधे उसको सजा दी जाएगी मात्र संदेह के आधार पे, और बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है छीन ली गई। इस कानून का सभी लोगों ने विरोध किया। इसे काला कानून नाम दिया गया था, या बिना अपील बिना दलील का कानून भी इसे कहा गया था। तो गांधी जी ने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया है। गांधी ही नहीं, आपके अन्य नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस जान रहे हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता है वो छीनना चाहते हैं। लोगों की जो आज़ादी है उसको छीन करके ये उन्हें एक तरीके से कहिए कि विद्रोह करने से या ऐसा कोई आंदोलन करने से रोकना चाहते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी, जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत कहा। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने लाया है एक्ट, ये शैतान की करतूत है और निरंकुशवादी बताया। गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। ये याद रखिएगा, कब? 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने कहा कि सभी लोग अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाए या अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल किया जाए। और इसी का आपने देखा कि आगे इम्पैक्ट होगा जलियांवाला बाग कांड की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष है। ये एग्जाम में आया है कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष ब्रिटिशों के खिलाफ कौन सा है, तो रॉलेट सत्याग्रह ही पहला अखिल भारतीय संघर्ष है अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ। अमृतसर के जलियांवाला जो बाग है, यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सभाएं कर रहे थे, जनसभाएं हो रही थी, और इस पर जनरल ओ डायर ने जो है बिना चेतावनी की गोलियां बरसाई, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और ये जो आपका घटना है, इसके विरोध में एग्जाम में आता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो ये चीज याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटाई है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये भी आता है कि किसने सरकार की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, तो शंकर नायर ने कार्यकारिणी की जो है सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग कांड के विरोध में। तो दोनों बातें याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई है और शंकर नायर ने जो इस्तीफा दिया है कार्यकारिणी से, ये भी याद रखिएगा। दोनों बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के जांच के लिए हंटर आयोग भी बनाया गया था। हालांकि हंटर आयोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आया था, उसने कोई जांच में इस तरह की बातें नहीं की। अंग्रेजों को कोई सजा नहीं हुई। जनरल ओ डायर को तो ब्रिटेन में पुरस्कार भी दिया गया इस काम के लिए, तो निश्चित ही इसके बारे में कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया।
रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी की यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक साथ एक दूसरे का समर्थन करें। महात्मा गांधी का कहना भी है कि ये भारत जो है ये सभी का है, सभी धर्मों के लोगों का है। खास करके जो हिंदू मुस्लिम है ये बड़े वर्ग हैं, तो इन्हें एक साथ होकर के अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। ये गांधी जी का मानना है, उनकी आकांक्षा है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अब आया आपका नेक्स्ट चरण, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिनको खलीफा कहा जाता है, पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफाओं का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। देखिए 1920 में एक घटना और घटित हुई। जो तुर्की के खलीफा हैं, इनको पद से हटा दिया गया, इनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया और इस बात का जो मुसलमान जनता इनमें काफी रोष था और इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन के दरमियान हिंदू और मुस्लिम एकता पहली बार इतना ज्यादा देखने को मिली थी। ये पहली बार इतिहास में था जब हिंदू मुस्लिम एकता इतने बड़े पैमाने पे देखी गई और ये पहला और आखिरी बार था। इसके बाद फिर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इनको अलग कर दिया और ये फिर कभी एक नहीं हो पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कब का है, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र को लेकर के दोनों लोग मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, जिसको गांधी जी ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन के नेता पूछा गया है कौन है, तो आपके मोहम्मद अली हैं और शौकत अली है। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली है और शौकत अली है। इन्हीं के नेतृत्व में सर्वव्यापी जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसको महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। जिन्ना नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन गांधी जी मतलब इसको समर्थन करें, लेकिन फिर भी गांधी जी ने समर्थन किया। जिन्ना इसके खिलाफ थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि गांधी जी के खिलाफत आंदोलन के समर्थन का विरोध किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि चाहते थे गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में बहुत हुए अत्याचार के विरुद्ध मिल पर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। यानी कि जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और सारा का सारा देश इस आंदोलन को समर्थन दे रहा था। विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पे स्कूल छोड़े, बड़े बड़े वकीलों ने, जिसमें आप नाम देख ही रहे हैं महत्वपूर्ण लोग, सभी लोगों ने वकालत छोड़ दी। लोगों ने अंग्रेजी कोर्ट कचहरियों का बहिष्कार किया। यहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया। सबसे ज्यादा सफलता हमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में मिला। इससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा उनकी रेवेन्यू घटी थी। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। यानी कि ये स्थिति धीरे धीरे करके इतनी भयावह हो गई कि देश का भारी हिस्सा जो है वो विद्रोह के मुहाने पे जा खड़ा हो गया था। आगे कह रहा है लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाने जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए देखिए कुछ उदाहरण पर विचार करें। यानी कि गांधी जी ने कहा था कि ये जो आंदोलन है ये अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, और पूरे देश में आंदोलन बढ़ गया। अपने अपने हिसाब से लोगों ने गांधी जी के बातों को लिया और अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। सभी लोगों ने आंदोलन को स्थानीय स्तर की समस्याओं से जोड़ करके आंदोलन किया, लेकिन सभी जगह आंदोलन अहिंसक नहीं रहे। अंग्रेजों के अत्याचार और उनके गतिविधियों की वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में जो आंदोलन है इसने हिंसक रूप भी ले लिया। आइए इसका देखते हैं कुछ उदाहरण कि कैसा आंदोलन चल रहा था उस समय। असहयोग आंदोलन के समय स्थानीय स्तर पर लोग किस तरह से इसको ले रहे थे। कह रहा खेड़ा
गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के भारी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था। देखिए किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। कहीं नमक के खिलाफ हो रहा है, कहीं चारागाह के लिए हो रहा है, तो कहीं आप देख रहे हैं अन्य चीजों के लिए हो रहा है। तो विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को लेकर के स्थानीय समस्या के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में लोगों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। यानी कि जो आम लोग हैं इनके बीच इस तरह की धारणा फैल गई थी कि गांधी जी आ गए हैं, अब हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, जल्दी ही देश आजाद होगा और हमें सारे अधिकार मिल जाएंगे, टैक्स जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। और खास करके जो आपके किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो वनवासी हैं, इन्हें गांधी जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि गांधी जी उनके जीवन को बहुत आसान और सुचारू बनाने वाले हैं। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा आत्मबल और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर गया था और ये सभी लोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है जल्दी ही गांधी राज आएगा। सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की नई ताकत इन्होंने एकता ने प्रदान किया। एकता जो आई हिंदू और मुस्लिम के बीच, इसने आंदोलन को एक नई ताकत जो है प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यहाँ पे भी देखिए गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत है उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, यह दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफा की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामियों वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। यानी कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि भारत के सभी क्षेत्रों में गांधी जी के नाम पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। असम के चाय बागानों में लोग जो है गांधी महाराज की जय के नारे लगा रहे हैं। उनके ऊपर गाने बनाए जा रहे हैं, भगवान की जगह गांधी जी के ऊपर गाने बनाए जा रहे हैं। गांधी जी को गाने में हीरो बनाया जा रहा है और सभी लोगों को विश्वास हो गया है कि अब गांधी जी नहीं चाहते कि हम ऐसा ना करें तो हम नहीं करेंगे। यानी कि गांधी जी के एक इशारे पे पूरी जनता मरने के लिए तैयार थी, पूरी जनता कुछ भी करने के लिए तैयार थी, भूखे रहने के लिए तैयार थी, विरोध करने के लिए तैयार थी, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थी। यानी कि गांधी जी को लेकर लोगों के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया था कि गांधी जी के एक इशारे पे लोग कुछ भी करने को तैयार थे। ये स्थिति है असहयोग आंदोलन के समय जनता के महात्मा। अब महात्मा गांधी कैसे जनता के महात्मा हो गए, उन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगहों के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे। बहुत सारे लोगों के लिए गांधी जी मसीहा बन गए, जिन्हें लगता था कि वो उनकी गरीबी, उनकी मुसीबतों से महात्मा गांधी उन्हें बाहर निकालेंगे। लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी के पास कुछ दैवीय शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं और उनके आगे अंग्रेजों को भी झुकना पड़ेगा। आगे देखिए, एक ऐसा व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसे कार्रवाइयां भी की जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं था। यानी कि लोग गांधी जी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं और हर काम का श्रेय गांधी जी को दे रहे हैं। कई बार आदिवासी और वन निवासियों ने ऐसे भी काम कर दिए जो गांधी जी के नियमों या गांधी जी के वसूलों के अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि उन्होंने जो भी किया है वो गांधी जी को अच्छा लगेगा या गांधी जी चाहते हैं।
वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ की बेदखली रुकवाई थी। मतलब यहाँ पे वही है कि बेदखली उन्होंने अपनी मेहनत से रोका, लेकिन इसका जो मतलब एक तरीके से कहिए कि श्रेय है, इन्होंने इसका श्रेय गांधी जी को दिया कि गांधी जी ने रुकवाई, गांधी जी की वजह से ये संभव हुआ। 1922 से 29 की घटनाएं आप लोग बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे 1922 से 29 के दरमियान क्या हुआ था। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध में थे। इस कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। 1922 में मतलब 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ये 1922 आते आते हिंसक रूप ले चुका था। 5 फरवरी 1922 को जो पुलिस है, मतलब पुलिस वालों ने जो भीड़ शांति से जुलूस निकाल के जा रही थी उसके ऊपर गोली चला दी थी। तो निहत्थे भीड़ पे गोली चलाने की वजह से जो भीड़ है ये बेकाबू हो गई और इन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। और इस घटना से गांधी जी काफी आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि ये घटना अपने आप में काफी दहलाने वाला था और इसको बहुत सारे लोगों ने अच्छा माना, बहुत सारे लोगों ने कहा ये गलत था। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने कहा कि अगर कन्याकुमारी का कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसकी सजा हम जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों दे। महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने कहा कि ये किसी राष्ट्रीय आपात से कम नहीं है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेकर के राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति ला दी, उन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैक्सिमम लोगों ने इस बात का विरोध किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अच्छा किया, नहीं तो इसके बाद ये हिंसक घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती और गांधी जी के कंट्रोल से बाहर हो जाती। तो ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। आगे कहा जा रहा, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों की जो प्रभाविता है उसको करना चाहिए। यानी कि अपने आप को उनकी नीतियों के जो नीतियां बनाती है उसको प्रभावित करना चाहिए। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। बाकी जो नेता हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों में लग गए कि कैसे छुआछूत खत्म हो, कैसे सफाई आए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। जो मोतीलाल नेहरू हैं और जो सी.आर. दास हैं, इन्होंने विधान परिषदों में भाग लेने का निर्णय लिया और इन्होंने अपने एक अलग से पार्टी का गठन किया गया जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। स्वराज पार्टी के तहत ये परिषदों में जाकर के अंग्रेजों की नीतियों को प्रभावित करना चाहते, उसमें समस्या क्रिएट करना चाहते ताकि वो कोई भी नियम कानून ऐसे ही ना पारित कर दे। इस तरह से आप देख रहे हैं सभी लोग अलग अलग काम में लग गए हैं। आगे कह रहा है 20 के दशक में के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपने जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। 1922 में जो लोग रचनात्मक कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गए, उन्होंने ग्रामीण लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक किया, बहुत ज्यादा आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया और इसी का परिणाम रहा कि 1930 में जो असहयोग मतलब जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया, इसमें इन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आगे देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ IRSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य में की। दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे इस दशक के आखिरी तक। मतलब यहाँ पे दो संगठन बन रहे हैं। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बन रहा है, जो हिंदुओं के संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना भी हो रही है। तो दो संगठन बन रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है ये हम जो है इस पर सोच विचार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही उसी समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रही है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सभी लोग शामिल हैं जो अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और इसके लिए बम और ऐसी चीजों का सहारा ले रहे हैं। चूंकि गांधी जी के आंदोलन से उन्हें काफी निराशा मिली थी, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने रास्ते पर चल कर ही देश को आजाद कर सकते हैं। गांधी जी के ऊपर से लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम हो गया था। आगे देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग का जो काम था ये भविष्य में जो 1919 का अधिनियम है उसमें कौन से परिवर्तन लाने चाहिए, क्या होना चाहिए। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1929 में इस आयोग को बनाया जाना था कि इस अधिनियम की समीक्षा करेंगे और फिर आगे उसी तरह से अधिनियम या नियम कानून लाए जाएंगे। लेकिन इस आयोग का पहले ही गठन कर दिया गया, 1927 में ही साइमन आयोग का गठन कर दिया गया।
जिसमें जो 7 सदस्य थे वो 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। तो एक तो ये समय से 2 साल पहले गठित हो गया, दूसरा इसमें सिर्फ अंग्रेज थे। इस वजह से भारतीयों ने इस बात का विरोध किया कि ये समय से पहले क्यों आ रहा है और इसमें कोई भारतीय क्यों नहीं है, इसलिए लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, उसको काले झंडे दिखाए और इसका बहिष्कार किया गया था। वही कह रहा है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष फैला। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। लोगों का कहना था कि साइमन वापस जाओ। आगे कह रहा है में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए 1929 में आपका एक अधिवेशन हुआ है लाहौर में रावी नदी के किनारे, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया और यहाँ पे फैसला लिया गया कि हम अब हमारा जो लक्ष्य होगा वो पूर्ण स्वराज होगा, यानी कि हम भारत को पूरी तरह से स्वराज दिलाएंगे। और इसी वजह से 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया गया था। 29 में ये निर्णय लिया गया, 30 में मनाया जा रहा है। वही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके ऐसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, उपनिवेशवादी शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं जो चाहते हैं कि अंग्रेज जो शोषण कर रहे हैं इनके खिलाफ, जो यहाँ के साहूकार जमींदार हैं जो शोषण कर रहे हैं इनके खिलाफ, इन सभी के खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। एग्जाम में आता है कि हिंदुस्तान जो सोशलिकल है, मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिकन है, इसकी स्थापना किसने किया है? तो आप देख रहे हैं फिरोज शाह कोटला में किया गया है और इसके करने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव हैं। इन्होंने इसकी स्थापना किया है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब ये साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो जो लाला लाजपत राय हैं पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उस दरमियान सैंडर्स के ऑर्डर पे लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज से जो लाला लाजपत राय हैं इनके सर पे गहरी चोटें आई और इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार थे और बिस्तर पे थे तब इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक जो लाठी की चोट है ये अंग्रेजों के ताबूत की एक एक कीली साबित होगी। और ये स्टेटमेंट कहने के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई और इस बात का बदला लिया भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद ने और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। वही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। एक क्वेश्चन आता कि इन्होंने बम कब फेंका है? 8 अप्रैल 1929 को बाटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों पे बम फेंका था और उसमें पर्चे भी बिखेरे थे जिसपे लिखा था कि बहरे कानों को सुनाना चाहते हैं। क्योंकि उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी, इसको पारित करने की बात की जा रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र से गिरफ्तार कर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल था इसमें था कि जो लोग होते, मजदूर होते जो हड़ताल करते हैं, अब उन्हें हड़ताल का कोई अधिकार नहीं होगा, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से मजदूरों और जनता के खिलाफ ये कानून बनाए जा रहे थे जिसे ट्रेड डिस्प्यूट बिल कहा गया और पब्लिक सेफ्टी बिल कहा गया। इन दोनों को पारित ना किया जाए, इसी के विरोध में भगत सिंह और बाटकेश्वर दत्त ने विधानसभा के खाली बेंचों पे बम फेंका और पर्चे बिखेरे थे। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ गए भगत सिंह। अंग्रेजों ने यहाँ पे षड्यंत्र रचा और इनको दूसरे केस के तहत फंसा करके इनको फांसी की सजा सुना दी थी। हालांकि वहां पे इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि इनको फांसी हो, लेकिन दूसरे केस में इनको फंसाया गया और फंसा करके इनको फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की घटना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है।
अगला घटना देखिए, दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून जो है तोड़ा था, जिसे दांडी मार्च के तहत तोड़ा गया। और यहाँ पे लोगों का कहना ये था कि जो नमक उत्पादन, इस पे सरकार का एक अधिकार है, जिससे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, नमक महंगा हो जाता है और लोगों के लिए नमक प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हर आम आदमी या हर व्यक्ति का ज़रूरत है नमक, और हर किसी को प्राप्त होना चाहिए नमक। और इसीलिए नमक जैसे चीज़ पे सरकार का एक अधिकार या इतना ज़्यादा टैक्स लगाना सही नहीं है, ये पाप है, ये कह के लोगों ने इस बात का विरोध किया। आगे कह रहा है कि एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दी, यानी कि चाहते हैं कि स्वतंत्रता हमें मिले, और इस तरह अमीर और गरीब के बीच जो भेदभाव है, ये मतभेद पैदा नहीं होने दिया। इसने अमीर और गरीब सभी को जोड़ा और मतभेद नहीं होने दिया कि अमीरों का आंदोलन है या गरीबों का है, ये सभी का आंदोलन है, क्योंकि नमक सबकी जरूरत है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा किए। वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। गांधी जी ने नमक बनाया नहीं था, बल्कि वहां पे जो नमक बिखरा हुआ था उसमें से एक मुट्ठी नमक उन्होंने हाथ में लिया और ऐलान किया कि वो नमक कानून को तोड़ रहे हैं। दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ है, याद रखिएगा, 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू किया गया था और ये 6 अप्रैल को पूरा हो गया था यात्रा। 12 मार्च को यात्रा शुरू हुआ, 6 अप्रैल को पूरा हो गया। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था, नमक हाथ में लेकर के। याद रखिएगा, ये घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिया गया था। आगे देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेले और विवाहित, यानी कि जो युवा हैं, वृद्ध हैं, जो अकेली हैं और जो विवाहित हैं, ग्रामीण है, शहरी है, रूढ़िवादी है, उदारवादी है, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी कि ये जो महिलाओं की हिस्सेदारी आंदोलन के लिए भी और उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहा। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में लगभग शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। जो भारतीय महिलाएं हैं, इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे जो लोग हैं उनके बीच समानता की भावना आई और महिलाएं भी बाहर निकल करके बातों को रख सकती हैं, काम कर सकती हैं और लोगों का सामना कर सकती हैं। इस बात का यकीन पुरुषों को भी हुआ। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ है या था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में लिखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की घेरेबंदी की। ये उडुपी वहाँ का प्लेस है। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरी का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकारों को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया, वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो इस तरह देख रहे हैं, महिलाओं को आंदोलन में शामिल शुरुआती दौर में गांधी जी ही लेकर के आए, लेकिन नमक कर आंदोलन में वो महिलाओं को शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। उसके पीछे रीजन रहा होगा कि हिंसा होगी और महिलाओं को चोट आ सकती है या जो भी रहा हो। उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं की बड़ी संख्या में हिस्सेदारी रही। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ में पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया।
यानी कि इन्होंने हर तरह से शांतिपूर्वक भी किया और निर्मम तरीके से भी आंदोलन को कुचलने का कोशिश किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता ने साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1937 में विधानमंडल का चुनाव किया गया, जिसमें 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस जो है सरकार बनाने में कामयाब रही है। क्वेश्चन आता है कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस, तो 7। कितने महीने का शासन रहा था इनका, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 जो है इनका जो मतलब टाइम पीरियड है, कितने समय इन्होंने शासन किया है, तो आई थिंक 28 मंथ का इनका शासन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है जो आपको देखना है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ये याद रखिएगा, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज जो है भारत को स्वतंत्र करने के मुद्दे पे राजी नहीं है, इसलिए भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बिना पूछे ही भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया था और युद्ध में मदद करने के एवज में उन्हें स्वतंत्रता देने के बाद भी अंग्रेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही क्या होगा, लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 25 अगस्त 1942। ये भी सही है कि जब कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया तो मुक्ति दिवस के रूप में इसे किसने मनाया था, तो मुक्ति दिवस के रूप में इसे जिन्ना ने मनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नंबरपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किए। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारतीय छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल गए। इस तरह से देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिले और उसके लिए वो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सिर्फ गांधी जैसे लोग ही नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सारे आदिवासी और आम लोग भी इससे जुड़ गए हैं और वो चाहते हैं देश आज़ाद हो, जनता को स्वतंत्रता मिले और हम अपने चीज़ों का अपने तरीके से यूज करें। भारत छोड़ो और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्या है और उसके बाद क्या हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी ने 1 घंटे तक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया, करो और मरो का नारा भी दिया और इस आंदोलन से सभी वर्ग के लोग जुड़ गए और यहाँ पे गांधी जी और जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। फिर भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं लिया और ये काफी हिंसक रूप धारण कर लेता है आगे चल के। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। यानी कि ऐसा सरकार के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी सामान हैं, सबको तोड़ा गया, जलाया गया, नष्ट किया गया। बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने अपनी सरकार बना ली अंग्रेजों के खिलाफ। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, लाखों की संख्या में जेल में बंद किए गए, हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया,
हवाई फायरिंग तक सरकार ने कराई, कोई कमी नहीं छोड़ी जनता को मारने का, पीटने का, प्रताड़ित करने का, उनकी हत्याएं करने का। लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, या कहीं एक तरीके से उनकी कमर टूट गई इस आंदोलन को रोकते रोकते स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमान और हिंदुओं के अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों में कुछ संगठन के बीच हुए थे। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मुस्लिम लीग जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने अलग पाकिस्तान देश का प्रस्ताव पारित कर दिया और इन्होंने कहा कि उन्हें अलग से देश चाहिए जो सिर्फ मुसलमान लोगों का हो और ये पाकिस्तान के नाम से बने। और इन्होंने इसके लिए कहा कि भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र और भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है इसको काट करके पाकिस्तान बना दिया जाए। और ये सारी चीजें कैसे संभव हुई? तो बहुत सारे संगठन हिंदुओं ने भी बनाए, मुस्लिमों ने भी बनाए, और इनके बीच जो मतभेद है ये गहराता चला गया और गहराते हुए इतना गहरा गया कि फिर लास्ट में इसको एक तरीके से कहिए कि भारत पाकिस्तान के रूप में, विभाजन के रूप में सामने आया। यहाँ पे कह रहा मौलाना आजाद और कांग्रेस की कार्यकारी समिति और अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरबी मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार मतलब जो आजाद है इस्लाम के विद्वान और बहादते दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधी जी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ये देखिए जो आपके मौलाना आजाद हैं ये जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं। ये गांधी जी के समर्थक हैं और इन्होंने हमेशा आंदोलन में गांधी जी का सपोर्ट किया। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1944 वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजगोपालाचारी जो वार्ता हुआ 1944 में हुआ है, इन्होंने दक्षिण में नमक सत्याग्रह को बढ़ावा दिया है। 1936 में अंतरिम सरकार में देखिए ये शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे और ये स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल भी रहे थे। ये चीज याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आजादी के लिए चल रही वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हीं को भारत का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क की उपाधि दी जाती थी, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया, देशी रियासतों का विलय किया, सबसे ज्यादा रोल रहा इनका। ये भारत के गृह मंत्री भी रहे थे और जो है प्रधानमंत्री भी इनको कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि आजादी में इनकी अहम भूमिका है। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की आगामी कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पटेल ने किया था और यहाँ पे जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था पटेल के द्वारा ही। तो याद रखिएगा कराची 1931 की अध्यक्षता पटेल ने किया और मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है यहाँ पे पारित किया गया था। आगे देखिए कह रहा है तनाव का भी हाथ रहा होगा, मतलब बहुत सारे जो तनाव है उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता बटी और लोगों ने अलग देश के डिमांड की बात करी। ये कहीं ना कहीं आपस में मतभेद का ही रीजन रहा। आगे कह रहा है 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहा। जब 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली तो इससे भी इन्हें यकीन हो गया कि हमें अपने वजूद को बचाने के लिए अलग पाकिस्तान देश बनाना होगा, अन्यथा प्रशासन में हमारा जो योगदान है वो घट जाएगा। ऐसी भ्रांतियां इनके दिमाग में आती चली गई। इन चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। यानी कि इनके दिमाग में जो बातें बढ़ रही हैं इसके लिए बहुत सारे रीजन जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे करके इनके दिमाग में ऐसी भावनाएं बढ़ती चली गई और इन्होंने अलग देश का डिमांड किया।
30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग ने बेजोड़ सफलता मिली। लीग भी सफलता पाई कहाँ? आरक्षित सीटों पे। लीग पाकिस्तान की मांग पर चल रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन किया और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावी हो गया, यानी कि अंग्रेजों के प्रयास के बावजूद भी दोनों गुटों में या दलों में समझौता नहीं हो पाया और दोनों लोगों में जो एक तरीके से कहीं असामंजस्य है ये बढ़ता चला गया और ये नतीजा आया कि जो देश है इसका विभाजन होना ही अब एकमात्र रास्ता रह गया था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया, फैसला लिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई। ये क्वेश्चन आता है कि कब 16 मतलब जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई है। याद रखिएगा, इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो एक दिन चलते रहे, मतलब ये कई दिनों तक चलते रहे। जो भड़का दंगा ये कई दिनों तक चलता रहा और जिसमें बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई और ये बंगाल से शुरू हुआ हिंसा उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई और देखिए कई लाख लोग मारे गए। पहले मरने वालों की संख्या 1000 थी, फिर ये लाखों में हो गया। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा और इस विभाजन के मतलब जो दंगे हो रहे हैं इसमें असंख्य महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा जातियां हुई और बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न किया गया था। ये घटना बहुत ही भयावह रही। अकथनीय अत्याचारों का सामना करना मतलब इसे आप बयां नहीं कर सकते उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा, अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी कि जो आपका दंगा है इससे तो बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ज्यादा समस्या हुई और मजबूरन कांग्रेसी नेताओं को विभाजन का ये जो मतलब फैसला था ये मानना पड़ा। देश का विभाजन हुआ और विभाजन के दरमियान भी समस्याएं बहुत ज्यादा हुई। देश में मतलब जो भारत में लोग हैं यहाँ से जो हिंदू हैं उन्हें खास करके पाकिस्तान के इलाकों से हिंदुओं को मार के या मारना काटना शुरू किया, भगाना शुरू किया गया। बदले में भारत से भी जो मुस्लिम थे इनको भी मार करके भगाना शुरू किया गया और इसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए और इसमें सबसे ज्यादा जो ज्यादतियां हुई वो महिलाओं के साथ हुई और महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हुई वो अकथनीय, हम उसे बयां नहीं कर सकते कि उन्हें कितना ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था इस विभाजन के दरमियान। और हम स्वतंत्रता की खुशी नहीं मना सकते थे क्योंकि विभाजन जिस तरह से हुआ इससे हमारे देश का, हमारे शहरों का, हमारे गांव का जो शक्ल सूरत है वो बदल गया। शायद ही कोई परिवार रहा होगा जिसके घर के सदस्यों को समस्या ना हुई हो, शायद ही देश का कोई हिस्सा रहा होगा जिसने विभाजन के दंश को ना सहा हो। तो विभाजन खुशी नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा दुखद जो है घटना लेकर के सामने आया और देश को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनता ने भी बहुत सारे कष्ट सहे और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई शरणार्थियों की। अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का उदाहरण। अब देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था।
अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं का ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, औपनिवेशिक शासन है और यहाँ पर वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। आगे, या फिर अफ्रीकी के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाले सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने व प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामी व किसानों ने से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी जो लोग हैं, मतलब इन्होंने क्या किया है, आंदोलन शुरू कर दिया है। अफ्रीका में भी वही स्थिति है जो भारत में है या भारत से भी खराब है। अभी तक यहाँ पे लोगों को कोई अधिकार नहीं है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1957 में घाना स्वतंत्रता प्राप्त पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश है। देख रहे हैं अफ्रीका की स्थिति और खराब है। 1957 में घाना स्वतंत्र प्राप्त हो रहा है और बाकी देशों को तो स्वतंत्रता और भी देर में मिलेगा। और जातियां और शोषण भारत से भी ज्यादा है इन लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जागरूकता और बाकी चीजें कम है, समृद्धि भी कम है, इसलिए और भी ज्यादा इन लोगों को समस्याएं मतलब सामना करना पड़ रहा है। हमारे आजादी के 10 साल बाद अफ्रीका कंट्री का घाना देश आजाद हो रहा, बाकियों का तो कुछ पता नहीं है। आगे, इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासन ने मुखियाओं के विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला की वजह से विधानसभाएं बनाई जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल पार्टी ने इन चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम एक जो है नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप देख रहे हैं जैसे भारत ने संघर्ष किया, धीरे धीरे करके सारे अधिकार प्राप्त किए, सेम ऐसे ही घाना में भी हो रहा है और इनको अपना अधिकार प्राप्त करने में और भी ज्यादा समय लग गया था। अब आपके सामने है आज के प्रश्न जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है। आज मैंने क्लास थोड़ा फास्ट खींचा क्योंकि क्लास बहुत लंबा है। मैक्सिमम फैक्ट आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने उन सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस जिनको आपको लिखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों का शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा और आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आप लोगों के आंसर राइटिंग का इंतजार रहेगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और इन सब का अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका फायदा होगा और आपको प्री और मेंस दोनों में मदद मिलेगा। तो आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा प्रश्नों का। प्रश्न आपके देखिए बहुत सारे हैं और सारे बहुत ही बढ़िया हैं, लॉजिकल प्रश्न हैं, तो इनका उत्तर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।